हम सब जानते हैं कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स सबसे पहला मुल्क था जिसने न्यूक डेवलप किया, लेकिन आज दुनिया में 10 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने कामयाबी से ये वेपन्स बना लिए हैं। कुछ एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर सीक्रेट्स में, बहुत सारी स्पाइंग, राइवलरी और बिट्रेयल के साथ। हर एक की अपनी एक स्टोरी है जो यूएस के मैनहट्टन प्रोजेक्ट जितनी इंटरेस्टिंग है, लेकिन रेयरली बताई जाती है। हम इन 10 कंट्रीज की पूरी टाइमलाइन देखेंगे कि कैसे उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए रेस लगाई, और उन कंट्रीज के बारे में भी जानेंगे जो करीब आए और हो सकता है जल्द ही से लिस्ट में शामिल हो जाए। ये कहानी 1938 में शुरू होती है, जब जर्मन साइंटिस्ट ने पहली बार न्यूक्लियर फिजन डिस्कवर किया, एटम्स को स्प्लिट करने की एबिलिटी, जिससे चेन रिएक्शन के थ्रू बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अगले साल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूएस को इस टेक्नोलॉजी को वेपनाइज करने की डेंजरस पॉसिबिलिटीज के बारे में वार्न किया। यूनाइटेड स्टेट्स पहला मुल्क था जिसने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बैकग्राउंड में एक लंबे और सीक्रेटिव ऑपरेशन के बाद यूएस, यूके और कनाडा के साइंटिस्ट ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट किया। उन्होंने यूएस की पूरी जीडीपी का लगभग 1% एफर्ट पर खर्च किया, क्योंकि वो जर्मन से रेस लगा रहे थे जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन उन्हें उतनी कामयाबी नहीं मिली। जर्मनी ने मई 1945 तक सरेंडर कर दिया था, लेकिन जुलाई में जब प्रेसिडेंट ट्रूमन पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस में स्टालिन और चर्चिल के साथ जर्मनी के फ्यूचर को प्लान कर रहे थे, तब ट्रूमन को सीक्रेटली इन्फॉर्म किया गया कि न्यू मेक्सिको में ट्रिनिटी टेस्ट सक्सेसफुल रहा और अब उनके पास इंसानियत का सबसे पावरफुल वेपन है। ट्रूमन ने स्टालिन को बताया कि यूएस जापानीज पर ये वेपन यूज करने वाला है। हालांकि उस वक्त स्टालिन अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोजेक्ट ऑलरेडी चला रहा था और उसके मैनहट्टन प्रोजेक्ट में स्पाइस भी थे, लेकिन अंदर से वो सीक्रेटली बहुत गुस्से में था कि अमेरिकन ने उनसे पहले ये बॉम्ब बना लिया। अगले महीने अगस्त में यूएस ने जापान पर फैट मैन और लिटिल बॉय गिराया, उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर किया, जिससे जंग खत्म हुई। लेकिन दुनिया भर में सबको कैचअप करने के लिए एक नई रेस शुरू हो गई। सोवियत यूनियन इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने वाला दूसरा मुल्क था। उन्होंने 1941 में ही शुरुआत कर दी थी, जब उन्होंने देखा कि जर्मन, ब्रिटिश और अमेरिकन साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर फिजन पर पेपर्स पब्लिश करना बंद कर दिया है, तो उन्हें शक हुआ कि वो भी वेपन्स बनाने पर काम कर रहे थे। जापान पर अमेरिकन न्यूक्लियर अटैक देखने के बाद प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाया गया, और जबकि उनके पास यूएस प्रोग्राम्स पर स्पाइंग से काफी इन्फॉर्मेशन थी, तो उन्हें डर था कि डबल एजेंट से मिस इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसी वजह से उन्होंने चोरी किए गए अमेरिकन डिजाइन पर भरोसा नहीं किया और उन्हें अपना बहुत सारा रिसर्च खुद ही करना पड़ा। बहुत सारे पकड़े गए जर्मन साइंटिस्ट का यूज करते हुए उन्होंने अपना प्रोजेक्ट बनाया और साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स के डिजाइन्स को भी यूज किया, ये चेक करने के लिए कि वो सही थे या नहीं। यूएस के एक्सपेक्ट करने से पहले ही 1949 में सोवियट्स ने कजाकिस्तान में RDS-1 टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया। यूएस के पास अब इस टेक्नोलॉजी की मोनोपोली नहीं थी और इसने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कोल्ड वॉर आर्म्स रेस शुरू कर दी, जिसमें जितने ज्यादा न्यूक्स हो सके उतने स्टॉकपाइल किए जा रहे थे। तीसरा मुल्क यूनाइटेड किंगडम था। आप सोच सकते हैं कि यूएस ने उनकी हेल्प की होगी, क्योंकि वो दोनों वर्ल्ड वॉर में साथ लड़े थे और थियोरेटिकली अमेरिका अपने यूरोपियन दोस्तों को एम्पावर करना चाहता होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूके ने यूएस से पहले न्यूक्लियर वेपन्स पर काफी रिसर्च किया था, 1940 में ट्यूब अलॉयज नाम के एक प्रोजेक्ट के साथ। उन्होंने एक काम जर्मन, ऑस्ट्रियन और पॉलिश साइंटिस्ट की मदद से किया जो उस वक्त जर्मनी से भाग रहे थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रिसोर्सेज की कमी की वजह से ब्रिटेन ने अपना सारा काम यूएस को दे दिया, जिसे बाद में मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साथ मर्ज कर दिया गया और क्यूबेक एग्रीमेंट के अंडर काफी रिसर्च प्रोवाइड किया गया। इस एग्रीमेंट में ये था कि यूएस और यूके टेक्नोलॉजी कंप्लीट होने के बाद शेयर करेंगे और एक दूसरे पर यूज नहीं करेंगे। लेकिन 1945 में जब यूएस ने अपने न्यूक्स को सक्सेसफुली टेस्ट और यूज किया, तो उन्होंने एग्रीमेंट को भी खत्म कर दिया और ब्रिटेन के साथ फाइनल रिजल्ट शेयर नहीं किए, उन्हें अपने पास ही रखा। इससे यूके ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू किया, और ये जल्दी हुआ क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत सारा काम कर लिया था और दुनिया के ज्यादातर यूरेनियम पर उनका कंट्रोल था। यूके ने 1952 में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मॉन्टेबेलो आइलैंड्स पर ऑपरेशन हरिकेन नाम का अपना पहला टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया। इसी बीच 1949 में सोवियट्स ने उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से न्यूक्स डेवलप कर लिए, तो यूएस ने तुरंत थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स नाम के एक नए टाइप पर काम शुरू कर दिया। स्टैंडर्ड एटम बॉम्ब फिजन से एटम्स को स्प्लिट करता है, लेकिन ये फ्यूजन का यूज करके एटम्स को कंबाइन करते हैं, जो सेम प्रोसेस स्टार्स के अंदर होता है, और ये एटम बॉम्ब से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। ओपेनहाइमर जैसे साइंटिस्ट जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड किया था, उन्होंने यूएस को वार्न किया था कि ये वेपन्स ना बनाएं, क्योंकि इंसानियत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक थे और ये न्यूक्लियर आर्म्स रेस किस दिशा में जा रही है। लेकिन इसके बावजूद प्रेसिडेंट ट्रूमन ने आगे बढ़ने की परमिशन दे दी। 1952 में यूनाइटेड स्टेट्स ने आईवी माइक को सक्सेसफुली कंप्लीट किया, जो कि एक हाइड्रोजन थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब का पहला टेस्ट था। ये नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब से 450 गुना ज्यादा पावरफुल था।
सोवियट्स ने अपना टेस्ट 1955 में RDS-37 के नाम से किया और यूके ने 1957 में ऑपरेशन ग्रैपल कंप्लीट किया। हाइड्रोजन बॉम्ब्स के इस नए खतरे की वजह से यूएस ने अगले साल 1958 में यूके के साथ एक नया न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन करने का डिसाइड किया। चौथा मुल्क फ्रांस था, जिसके कुछ साइंटिस्ट ऑलरेडी मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उन्होंने वर्ल्ड वॉर II के बाद अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, इजराइल के साथ कोलैबोरेट करते हुए, लेकिन मेनली वेपन्स की बजाय एनर्जी पर फोकस किया। ये तब तक चलता रहा जब तक सुएज क्राइसिस की एम्बैरेसमेंट और यूएस और सोवियट्स के बीच बढ़ते टेंशंस ने फ्रांस को अपनी डेटरेंस स्ट्रैटेजी बनाने और एक ग्रेट यूरोपियन पावर के रूप में अपनी जगह बनाए रखने के लिए मजबूर नहीं कर दिया। यूएस ब्रिटेन के कंपैरिजन में फ्रांस की न्यूक्स रखने के खिलाफ था, क्योंकि फ्रांस की पॉलिसी थोड़ी अलग थी कि उन्हें कैसे यूज किया जा सकता है। इसलिए फ्रांस ने इन्हें लगभग पूरी तरह इंडिपेंडेंट डेवलप किया। फ्रेंच प्रेसिडेंट चार्ल्स डे गॉल ने इस एफर्ट को लीड किया और कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स फ्रांस के लिए एक ट्रूली सॉवरेन और ग्रेट पावर बनने के लिए जरूरी हैं। वो नाटो और यूनाइटेड स्टेट्स से स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस चाहते थे। उन्होंने नाइजर, गैबन और मेडागास्कर में अपनी कॉलोनी से यूरेनियम हासिल किया, जो एक बहुत बड़ी मदद थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तबाह होने के बावजूद फ्रेंच साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की। उन्होंने 1960 में सहारा डेजर्ट में फ्रेंच कॉलोनी अल्जीरिया में गबीज ब्लू नाम का अपना पहला टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया और फिर 1968 में अपना पहला हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया। चार्ल्स डे गॉल इंटेलिजेंस असेसमेंट्स की पूरी तरह से अनदेखी करना चाहते थे कि फ्रांस पहली बार यूएसएसआर पर न्यूक्लियर वेपन्स टारगेट करने वाला है। चिरू होवाबोर्ड ने चाहते थे। चीन लिस्ट में 5वां मुल्क था जो यूएस के खिलाफ डेटरेंट के रूप में अपने न्यूक्स चाहता था। शुरुआत में उन्हें सोवियत यूनियन से काफी मदद मिली, क्योंकि वो चीन को एक यूजफुल एलाई के रूप में देखते थे। लेकिन जैसे ही क्रुश्चेव ने डिस्टेलिनाइजेशन शुरू किया, तो चाइना के चेयरमैन माओ ने क्रुश्चेव के वेस्ट के प्रति ज्यादा कॉशियस अप्रोच को बहुत सॉफ्ट बताया और कहा कि ये ट्रू कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स के साथ नहीं है। इससे दोनों नेशंस के बीच रिफ्ट आ गए और क्रुश्चेव ने चाइनीज प्रोग्राम से अपनी सारी हेल्प वापस ले ली। उन्हें बाकी का काम अकेले करने के लिए छोड़ दिया। चाइना ने अपनी डेवलपमेंट को इम्प्रेसिव स्पीड से जारी रखा, खासकर इस बात को देखते हुए कि वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन के चैलेंजेस से डील कर रहे थे। इस एफर्ट में बहुत सारे रिसोर्सेज लगाए गए और उन्होंने नेचुरल यूरेनियम के बड़े डिपॉजिट्स भी डिस्कवर किए, जिससे काफी मदद मिली। 1964 में चाइनीज ने लॉपनॉर रीजन की बड़ी सूखी झील में प्रोजेक्ट 596 नाम का अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब सक्सेसफुली डेटोनेट किया और सिर्फ 32 महीने बाद उन्होंने अपना पहला हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया, जो इम्प्रेसिव है क्योंकि ये सबसे तेज है कि किसी भी कंट्री ने फिजन से फ्यूजन बॉम्ब्स तक का सफर इतनी जल्दी तय किया है। छठा मुल्क इजराइल था, जो दुनिया का इकलौता नेशन है जिसने कभी भी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और न ही कभी ये डिक्लेयर किया कि वो एग्जिस्ट करते हैं। तो कोई नहीं जानता कि कब और कितने बनाए गए, लेकिन काफी डिटेल्स लीक हुई हैं। जैसा कि बताया गया, 50s से इजरायली फ्रेंच के साथ न्यूक्लियर एनर्जी पर काम कर रहे थे और फ्रांस ने इजराइल को नेगेव डेजर्ट में एक सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाने में हेल्प की। ये 1963 में एक प्रॉब्लम बन गया जब यूएस प्रेसिडेंट कैनेडी को चिंता हुई कि इजरायली न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं। जेएफके इसके सख्त खिलाफ थे और उन्होंने डिमांड की कि यूएस को फैसिलिटी इंस्पेक्ट करने की परमिशन मिलनी चाहिए ताकि ये कंफर्म हो सके कि ये एनर्जी के लिए यूज हो रही है, ना कि बॉम्ब्स के लिए। इजराइल ने यूएस की डिमांड्स को बार बार डिनाई और डिले किया, सिर्फ केयरफुल स्टेज इंस्पेक्शंस की परमिशन दी, जबकि हिडन अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को छुपाया रखा, जो बाद में वेपन्स बनाने के लिए रिवील हुई। इजरायली प्राइम मिनिस्टर और फाउंडर डेविड बेन गुरियन न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने के जुनून में थे और इससे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिफ्ट आ गई, जो उस वक्त क्लोज एलाइज नहीं थे। जब जेएफके के सक्सेसर लिंडन बी जॉनसन ने इजराइल की न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को रोकने में कम एग्रेशन दिखाया, तो ये टेंशन कम हो गई और माना जाता है कि ये प्रोग्राम 1967 के आसपास कंप्लीट हो गया था। जबकि इजराइल की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के बारे में 60s में अफवाहें और कयास आ रही थी, लेकिन 1986 में एक बड़ी रेवलेशन सामने आई। मोडिची वैनिन्यू, जो इजराइल की नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में काम करते थे, उन्होंने इजराइल से भागकर ब्रिटिश प्रेस को अपनी पर्सनली ली गई बहुत सारी फोटोज और डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए, जिसमें डिटेल में ये बताया गया था कि फैसिलिटी किस मकसद के लिए यूज हो रही थी। उन्हें फिर इजराइल की मोसाद ने रोम में किडनैप किया। एक फीमेल मोसाद एजेंट ने उन्हें डेट का झूठा वादा करके बुलाया, फिर उन्हें सिडेट करके इजराइल वापस लाया गया, जहां उन्हें एस्पियोनाज और ट्रीजन के इल्जाम में बिहाइंड क्लोज डोर्स ट्रायल में 18 साल की कैद की सजा सुनाई गई। फिलहाल उनकी स्पीच और ट्रैवल पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं और उन्हें पैरोल वायलेशन, प्रेस से बात करने और इजराइल छोड़ने की कोशिश करने पर कई बार दोबारा अरेस्ट किया गया है। उनके लीक से ये भी माना जाता है कि इजराइल ने थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए हैं। लिस्ट में 7वां मुल्क इंडिया था, जिसने कई दूसरे मुल्कों की तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत जताई, मेनली पाकिस्तान और चाइना से डेटरेंस और प्रोटेक्शन के लिए। रिसर्च 1940s में शुरू हुई थी, लेकिन प्रोसेस कंप्लीट होने में कई डेकेड्स लगे।
1962 में हिमालयज में चाइना के साथ बॉर्डर वॉर हारने के बाद चीनी अग्रेशन को रोकने के लिए इस काम में तेजी आई। पहले वो न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप कर रहे थे, कनाडा और यूएस जैसे कंट्रीज से अपने रिएक्टर्स के लिए सप्लाईज ले रहे थे, जबकि सीक्रेटली उनका यूज वेपन्स डेवलप करने के लिए कर रहे थे। पहला टेस्ट 1974 में सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया, जिसे राजस्थान के डेजर्ट में स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम दिया गया और जिसे उन्होंने एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा। इस टेस्ट पर पूरी दुनिया में निंदा और सैंक्शंस लगे, क्योंकि इंडिया एक कैनेडियन रिएक्टर का इस्तेमाल कर रहा था जो एनर्जी पर्पसेस के लिए दिया गया था, और इसलिए भी क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करने से मना कर दिया था। ये वो ट्रीटी है जहां कंट्रीज ऐसे वेपन्स के स्प्रेड और यूज को लिमिट करने के लिए रूल सेट करने पर अग्री करते हैं। लेकिन इंडिया ने जानबूझकर टेक्नोलॉजी को वॉरहेड्स में फुली वेपनाइज करने से गुरेज किया, जबकि थ्योरेटिकली फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर वेपनाइज करने के तरीकों पर रिसर्च करते रहे। ज्यादातर इंडियन पॉलिटिशियंस एक्टिवेटेड न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के खिलाफ थे, इसलिए ये एक स्लो प्रोसेस था जो 90s तक कंप्लीट नहीं हुआ। आठवां मुल्क जिसने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए वो साउथ अफ्रीका था, जिसकी कहानी सबसे अनोखी है। इसके पास नेचुरल यूरेनियम के दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व्स थे, जो एक की इंग्रेडिएंट है, और ये यूएस, यूके, फ्रांस और पॉसिबल सोवियत यूनियन और इजराइल को भी सप्लाई कर रहा था। इसमें से ज्यादातर पीसफुल एनर्जी रिएक्टर्स के लिए था, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि कुछ वेपन्स के लिए भी यूज हुआ हो। 1948 से साउथ अफ्रीका ने एक न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम बनाया था, लेकिन 1960s और 70s तक नमीबिया और एंगोला में बढ़ते सोवियत इन्फ्लुएंस की वजह से उन्होंने वेपन्स में इंटरेस्ट बढ़ा दिया। इसके अलावा अपार्थाइड रेजिम को पूरी दुनिया में कंडेमनेशन मिला, जिससे साउथ अफ्रीका पॉलिटिकली आइसोलेटेड हो गया और उसके पास प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा एलाइज नहीं थे। 1977 में उन्होंने कलाहारी डेजर्ट में एक टेस्टिंग फैसिलिटी बनाई और लगभग एक बॉम्ब डेटोनेटेड कर दिया था, लेकिन जब एक सोवियत सैटेलाइट ने इसे डिटेक्ट किया और यूएस को रिपोर्ट किया तो बैकलैश और इंटरनेशनल प्रेशर ने टेस्ट को रोक दिया। 1979 में यूएस सैटेलाइट्स ने इंडियन ओशन में साउथ अफ्रीका कंट्रोल्ड प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स में डबल फ्लैश ऑफ लाइट डिटेक्ट किया। इसे वेला इंसिडेंट कहा गया और ये माना जाता है कि ये इजराइल और साउथ अफ्रीका के बीच एक जॉइंट न्यूक्लियर टेस्ट था। उन्होंने प्रोबेबल इजराइल को वहां अपने वेपन्स टेस्ट करने की परमिशन दी थी। इसके बदले में साउथ अफ्रीका को अपने प्रोग्राम के लिए कुछ रिसर्च मिली, जबकि उस वक्त उनके पास फंक्शनल वेपन्स नहीं थे। 1980s के मिड तक साउथ अफ्रीका ने हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब के साइज के लगभग 6 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिए थे, और ये माना जाता है कि उन्होंने ये इजराइल की मदद से किया था, प्रोबेबल अपने बड़े यूरेनियम सप्लाई के बदले में। साउथ अफ्रीका ने अपने वेपन्स को लेकर जानबूझकर एम्बिग्यूटी बनाए रखी, कभी भी न्यूक्स होने की बात एक्सेप्ट नहीं की इजराइल की तरह, ताकि हॉस्टाइल नेशन से डिटरेंट का काम कर सके। लेकिन 90s तक जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया तो कम्युनिस्ट थ्रेट से प्रोटेक्शन की जरूरत खत्म हो गई, और अपार्थाइड रेजिम के खत्म होने के साथ उन्हें डर था कि अगले आने वाली गवर्नमेंट को न्यूक्लियर वेपन्स मिल जाएंगे। इसलिए उन्होंने इतिहास में पहले नेशन के रूप में अपने न्यूक्स को डिसमेंटल और डिस्पोज करने का चूज किया, और फिर दुनिया को बताया कि उनके पास ये थे। डिजाइन्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए और एनरिच्ड यूरेनियम को एक न्यूक्लियर फैसिलिटी वॉल्ट में लॉक कर दिया गया। हालांकि 2007 में आर्म्ड इंट्रूडर्स ने फैसिलिटी में घुसने की कोशिश की और मटेरियल्स चोरी करने के करीब पहुंच गए, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, और आज भी इस वेपनाइज्ड यूरेनियम के गलत हाथों में पड़ने का डर है। पाकिस्तान नौवां मुल्क बना जिसने 1970s में इस प्रोसेस को शुरू किया। 24 में इंडिया के स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट के बाद पाकिस्तान के लिए कैचअप करने की रेस शुरू हो गई। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे जो डच न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करते हुए यूरेनियम को एनरिच करने की टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस ले आए और उसे पाकिस्तान ले गए, जो उनके न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम की एक बुनियादी फाउंडेशन बनी। उन्हें चाइना से भी काफी मदद मिली, जिसने एक्सपर्टीज, मटेरियल्स और ब्लूप्रिंट्स प्रोवाइड किए बॉम्ब डेवलप करने के लिए। ये इसलिए था क्योंकि चाइना इंडिया के खिलाफ एक और एलाई चाहता था, क्योंकि इंडिया भी उसका राइवल था और पाकिस्तान को आर्म करने में उसने फायदा देखा। यूएस ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को रोकने के लिए शुरू में ज्यादा कुछ नहीं किया। पहले उनकी कैपेबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन इसलिए भी क्योंकि सोवियत के अफगानिस्तान पर इन्वेजन के खिलाफ पाकिस्तान एक की एलाई था। यूएस अपने एलाइज को रिस्क नहीं करना चाहता था और अक्सर आंखें बंद कर लेता था, इसके बावजूद कि बहुत एविडेंस था कि पाकिस्तान यूएस मिलिट्री फंडिंग का यूज वेपन्स डेवलप करने के लिए कर रहा है। 1998 में इंडिया ने थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब समेत 5 नॉन पीसफुल वॉरहेड्स डेटोनेट किए। सिर्फ कुछ हफ्ते बाद इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी रसकुह माउंटेन रेंज में 5 बॉम्ब्स अंडरग्राउंड डेटोनेट किए, अपना पहला टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया और सबसे नया न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन बन गया। जहां इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो करता है, मतलब कि उनके वेपन्स सिर्फ डिटरेंस के लिए हैं और तब यूज होंगे जब उन पर हमला होगा, पाकिस्तान फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो करता है। इसका मतलब है कि उन्हें जैसे ठीक लगे वो उन्हें यूज कर सकते हैं, और उन्होंने इशारा दिया है कि वो इंडिया के खिलाफ न्यूक्स का इस्तेमाल करेंगे, चाहे उन पर पहले न्यूक्लियर अटैक ना भी हुआ हो। हालांकि ये पॉलिसी कई नेशंस को चिंता में डालती है, लेकिन पाकिस्तान
पाकिस्तान के लिए ये कामयाब साबित हुई है, जिसके चलते इंडिया ने कई कॉन्फ्लिक्ट्स में अपना कमजोर रिस्पांस दिया है पाकिस्तान के जवाब से डरकर। एक इंडियन मिलिट्री स्पोक्सपर्सन ने कहा था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर फर्स्ट यूज का थ्रेड इंडिया को कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्राइक्स पर सीरियसली कंसिडर करने से रोकता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिनका जिक्र पहले किया गया था डच न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट्स चोरी करने के लिए और जिन्हें पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर कहा जाता है, उन्होंने 2004 में कन्फेस किया कि वो नॉर्थ कोरिया, ईरान और लीबिया को इलीगली न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी बेच रहे थे। क्योंकि इनमें से कोई भी मुल्क नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा नहीं है, इसने इस टेक्नोलॉजी के अनकंट्रोल्ड स्प्रेड को लेकर पूरी दुनिया में चिंता पैदा की। नॉर्थ कोरिया 10वां और अब तक का आखिरी मुल्क बना जिसने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए। नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम जोंग इल ने न्यूक्लियर वेपन्स को अपने रेजिम के सर्वाइवल के लिए और साउथ कोरिया और यूएस जैसे लॉन्ग टाइम राइवल्स को डिटर करने के लिए दुनिया में अपनी पावर दिखाने के लिए बहुत जरूरी माना। 1950s में सोवियत यूनियन ने शुरू में उन्हें पीसफुल एनर्जी पर्पसेस के लिए अपनी पहली न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज डेवलप करने में मदद की, जिसमें बहुत सारे नॉर्थ कोरियन साइंटिस्ट को सोवियत यूनियन में ट्रेन किया गया। चाइना और सोवियत दोनों ने नॉर्थ कोरिया की वेपन्स डेवलप करने में कई रिक्वेस्ट को मना कर दिया। 1970s तक नॉर्थ कोरिया ने अपने लार्ज नेचुरल यूरेनियम डिपॉजिट्स का यूज करते हुए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने पर फोकस किया, जो बहुत जरूरी साबित हुआ क्योंकि उन्हें किसी और कंट्री से यूरेनियम लेने पर डिपेंड नहीं करना पड़ा। 1980s तक यूएस को पता चला कि नॉर्थ कोरिया स्पेंट न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूल का यूज वेपन्स बनाने के लिए कर रहा है। फिर 90s में नॉर्थ कोरिया ने सीक्रेटली वेपन्स बनाते हुए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से इंस्पेक्शंस में डिले करते हुए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की। 1994 में यूएस ने उन्हें लाइट वाटर रिएक्टर्स ऑफर किए जो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन अलाउ करते, जबकि उनका यूज वेपन्स बनाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता, जैसे उनके करंट ग्रेफाइट रिएक्टर्स थे। नॉर्थ कोरियंस ने शुरू में इस डील पर अग्री किया, लेकिन 2002 में दोनों कंट्रीज के बीच ट्रस्ट की कमी की वजह से ये डील टूट गई। यूएस ने नॉर्थ कोरियंस पर यूरेनियम को सीक्रेटली एनरिच करने का इल्जाम लगाया, जो अग्रीमेंट का वायलेशन था। इससे नॉर्थ कोरिया ने ऑफिशियली नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया और अपना वेपन प्रोग्राम जारी रखा। 50s में सोवियत से एनर्जी पर शुरुआती मदद के अलावा उन्हें चाइना से भी कुछ लिमिटेड हेल्प मिली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान से, जिसका जिक्र पहले किया गया था, जो उनके डेवलपमेंट के लिए क्रूशल था। 2005 में किम जोंग इल ने फंक्शनल न्यूक्लियर वेपन्स होने का दावा किया और अगले साल अक्टूबर 2006 में उन्होंने अपना पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कंप्लीट किया। हालांकि ये इतना छोटा था कि सिर्फ 0.5 किलोटन का एस्टिमेटेड था। एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये ठीक से नहीं फटा और मेल फंक्शन हो गया था। 2009 में जब किम जोंग इल की हेल्थ तेजी से खराब हो रही थी, तो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ के रूप में उन्होंने दूसरा ज्यादा पावरफुल बॉम्ब डेटोनेट किया और तीसरा 2013 में। फिर 2016 और 17 में उन्होंने अपने पहले थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट किए। अब जबकि ये वो 10 कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, बहुत सारे और मुल्क हैं जिन्होंने दूसरे कंट्रीज से न्यूक्स होस्ट किए हैं, प्रोटेक्शन और डिटरेंस के लिए अलायंसेस के तहत। कोल्ड वॉर के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ने बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, तुर्की, ग्रीस, ग्रीनलैंड, साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, ताइवान, कनाडा, मोरक्को और पोर्टोरिको में न्यूक्लियर वेपन्स रखे थे। हालांकि इनमें से कुछ ब्रीफ थे और कुछ के पास सिर्फ ऐसे व्हीकल्स थे जिनमें न्यूक्लियर वेपन्स थे। कोल्ड वॉर के खत्म होने तक इनमें से ज्यादातर हटा दिए गए, लेकिन यूएस के न्यूक्स आज भी बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और तुर्की में है। सोवियत यूनियन ने भी अपने सोवियत रिपब्लिक्स में काफी मात्रा में न्यूक्स स्टोर किए थे, जिनमें से ज्यादातर यूक्रेन में थे और बाकी बेलारूस, लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, जॉर्जिया और अर्मेनिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एज वेल एज ब्रीफली क्यूबा में भी थे। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के साथ ही ये सब हटा दिए गए और डिसमेंटल कर दिए गए। हालांकि 2023 में रशिया ने बेलारूस को दोबारा एस्टिमेटेड 130 वॉरहेड्स प्रोवाइड किए। कुछ और कंट्रीज भी थे जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने पर काम कर रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर या रिसोर्सेज की कमी की वजह से उन्होंने काम छोड़ दिया। इनमें अर्जेंटीना, ब्राजील, स्वीडन, रोमानिया, अल्जीरिया, लीबिया, इराक, ईरान, इजिप्ट, सीरिया, ताइवान और जापान शामिल हैं। इनमें से कई मुल्क टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बहुत करीब थे, खासतौर पर इराक, सीरिया और ईरान, जिन्होंने काफी प्रोग्रेस की, लेकिन उनकी सारी फैसिलिटीज इजरायली मिसाइल्स और साइबर अटैक से डिस्ट्रॉय या सैबोटाज कर दी गईं। ईरान के बारे में यह माना जाता है कि वो न्यूक्स डेवलप करने वाला अगला मुल्क हो सकता है, लेकिन उनका राइवल इजराइल, जो मिडिल ईस्ट में एक लौता न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन है, इसे रोकने के लिए बहुत सीरियस है। सऊदी अरेबिया के लीडर मोहम्मद बिन सलमान ने भी कई बार कहा है कि अगर ईरान को न्यूक्स मिलते हैं तो उन्हें भी जरूर मिलेंगे। सऊदीज ऑलरेडी एक न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं और उनके पास वेपन्स बनाने के लिए फंड्स और रिसोर्सेज दोनों है। जापान को दुनिया के सबसे केपेबल कंट्रीज में से एक माना जाता है, जो अगर चाहे तो बहुत आसानी से न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। उनके पास सबसे एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी और एनरिच्ड यूरेनियम के बड़े स्टॉक पाइल्स हैं, लेकिन फिलहाल वो पैसिफिज्म की पॉलिसी फॉलो करते हैं। अर्जेंटीना और ब्राजील दोनों भी अपने डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के बहुत करीब थे। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी बना ली थी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैक्सिको ने ट्रीटी ऑफ ट्लैटिलॉल को प्रपोज की, जिसमें पूरे लैटिन अमेरिका को न्यूक्लियर वेपन्स न रखने पर
अग्री करने का कहा गया। फिर रीजन के हर मुल्क ने इस पर साइन कर लिया, फ्रेंच गुयाना को छोड़कर, क्योंकि वो टेक्निकली फ्रांस का टेरिटरी है जो एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है। हालांकि टेरिटरी को अभी ट्रीटी का हिस्सा माना जाता है और फ्रांस ने वहां न्यूक्लियर वेपन स्टोर नहीं किए हैं। इसके बाद दुनिया भर में ऐसे ही और ट्रीटीज बनी है जिन्होंने किसी भी न्यूक्लियर वेपन्स को होस्ट, डेवलप या टेस्ट ना करने पर अग्री किया है, जैसे साउथ पैसिफिक को कवर करने वाली राराटोंगा ट्रीटी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को कवर करने वाली पेलिंडाबा ट्रीटी, सेंट्रल एशिया को कवर करने वाली सेमी पेलाटिन्स्क ट्रीटी, साउथ ईस्ट एशिया को कवर करने वाली बैंकॉक ट्रीटी और अंटार्कटिक ट्रीटी जो किसी भी मिलिट्री एक्टिविटी को प्रोहिबिट करती है। लेकिन जबकि ये ट्रीटीज यूजफुल हैं, दुनिया के ज्यादातर न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स अपनी न्यूक्लियर वेपन सबमरीन्स के अंदर स्टोर करते हैं। इसका मतलब है कि वो हर जगह हैं, समुद्रों में सीक्रेटली छुपकर किसी भी वक्त। ये सबसे स्ट्रॉन्ग डिटरेंट्स में से एक है, क्योंकि अगर किसी कंट्री की लॉन्च फैसिलिटीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो जाएं, तब भी सबमरीन्स रिटेलिएट करने के लिए रेडी रहती हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है। न्यूक्लियर वेपन्स बनाना एक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और कॉन्स्पिशियस प्रोसेस है, जैसा कि हमने 1979 के वेला इंसिडेंट में देखा। इंडियन ओशन के बीच में 70s में क्लाउड कवर के नीचे छुपा हुआ एक बहुत छोटा एक्सप्लोजन भी यूएस सैटेलाइट ने डिटेक्ट कर लिया था। तो आप आज की सर्वेलेंस का लेवल इमेजिन कर सकते हैं सैटेलाइट्स की सोफिस्टिकेशन के साथ। यहां तक कि जब अटलांटिक के बॉटम में वो सबमर्सिबल इम्प्लोड हुआ तो यूएस नेवी ने उसे तब भी डिटेक्ट कर लिया। तो दुनिया को पता चले बिना एक सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जबकि ये वो 10 नेशंस हैं जिन्होंने प्रोसेस कंप्लीट किया है, ये सिर्फ वक्त की बात है जब और मुल्क इस लिस्ट में शामिल होंगे।